फर्स्ट आता है डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। सबसे पहले उससे पहले हम समझते हैं एरिया फंक्शन क्या है। लेट्स से कोई भी एक हमें फंक्शन गिवन है, लेट्स से fx, and let's say fx be a continuous function on a to b, क्लोज इंटरवल a से b में मान लेते हैं fx क्या हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड ax हमने मान लिया b एरिया फंक्शन। देन अब एरिया फंक्शन ये क्या है, लेट्स से एक ये फंक्शन का लेट्स से ग्राफ था, ये पॉइंट हम मान लेते हैं a, ये पॉइंट मान लेते हैं b, ये हमारा फंक्शन था fx लेट्स से, और हमने बोला कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx क्या होगा, ये सारा का सारा बेटा एरिया होगा, जितना भी एरिया है अंडर द कर्व। तो fx के नीचे जितना भी a से b तक बाउंड हो रहा है एरिया, दैट इज एरिया, ठीक है। और ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन fx dx a टू b। लेट x बी एनी पॉइंट, मान लेते हैं अब x कहीं पर एक पॉइंट है हमारा, लेट से यहां मान लिया, लेट से x पॉइंट है, एनी पॉइंट इन इंटरवल a टू b। मान लेते हैं जो x हमारा पॉइंट है वो a टू b इंटरवल में कहीं भी बीच में होगा। तो जो ये शेडेड पोर्शन ये वाला मैं कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन जो रेड वाला रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, देन a to x fx dx इज द एरिया ऑफ, इसको रीजन मान लेता हूं वन, रीजन, ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रल का जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो क्या है, एरिया बाउंड कराता है वो, मतलब जो एरिया होगा अंडर द कर्व वो जो बाउंड हो रहा होगा वो हमें निकाल के देता है, ठीक है। अब इसमें दो थ्योरम आती है, इसको हमने एरिया फंक्शन मान लिया ax, इसी को हम एरिया फंक्शन बोल रहे हैं a टू x fx dx। अब इसमें दो थ्योरम्स आती हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्या कहता है वो, तो थ्योरम वन, फर्स्ट थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो ये क्या कहता है, ये कहता है लेट f बी एनी continuous function in a to b and ax be area function, then अगर ये x उसका एक एरिया फंक्शन है और x कहां पर है, a और b के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट होगा, अगर ऐसा है देन अगर हम डेरिवेटिव करेंगे उस एरिया फंक्शन का तो बेसिकली हमें क्या देगा, fx देगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड थ्योरम, सेकेंड थ्योरम क्या कहता है, सेकेंड थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहता है कि इफ f be continuous function on a to b एंड मान लेते हैं कैपिटल F जो है उसका क्या है, इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, देन a to b fx dx अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, कैपिटल fx आएगा और उसको इस तरह से बाउंड करा देना है a to b। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ fx ही हमने बोल दिया कैपिटल fx है, और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हो गया, लोअर और अपर बाउंड आ गया। तो अब उसको फिर सॉल्व कैसे करते हैं, आपको x को एक बार रिप्लेस करना है b से और माइनस करके x को रिप्लेस करना है a से। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो आपका कांस्टेंट भी आता था, कैपिटल जो आप c लिखते थे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में जो कांस्टेंट होगा वो नहीं लिखेंगे, वो गायब हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, लेट्स से हमें दिया हुआ है 1 to 2 x स्क्वायर dx, ये आपको इवेल्युएट करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे नॉर्मल आप इंटीग्रेशन करते हो x स्क्वायर का, एक्स क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2। और अब आपको क्या करना है, ये आपका fx है, ये आपका कैपिटल fx है। इसमें आपको क्या करना है, एक बारी x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, और एक बार 1 पुट करना है। एंड जो सॉल्व करके आंसर आएगा 8/3 माइनस 1/3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस हाँ सर। बेटा, किसी को डाउट इसमें? ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, और बेसिकली वो हमें क्या देता है, एक एरिया फंक्शन देता है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे लेट्स से क्वेश्चन आता है, अभी हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एरिया बाउंडेड रीजन निकाल के दिखाओ। तो लेट्स से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ गया कि 0 से लेकर पाई साइन एक्स, ये निकाल के बताओ कितना आएगा। तो जल्दी से सभी के सभी करके बताओ क्या आंसर। ऑप्शंस हैं, पोल कंडक्ट कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं कितना सीखा है आपने। ओके, सो ऑप्शंस हैं 0, 1, 2 और डी नन ऑफ दीज। जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स, हमें आंसर बताना है। 0, 1, 2 या डी नन ऑफ दीज में से क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इसका, एंड फिर उसके बाद लोअर अपर बाउंड को लेकर आपको डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है। क्या आएगा, जल्दी पे जल्दी। आधे बच्चों ने आंसर दिया अभी तक। लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों ने फर्स्ट आंसर दिया है, 6 बच्चों ने 3, एंड सिर्फ 4 बच्चों ने डी ऑप्शन। तो बेटा जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कौन बताएगा मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस, तो बताएगा, माइनस कॉस एक्स होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई। ठीक है, ओके, तो क्या आंसर आया? अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, माइनस, एक मिनट, माइनस कॉस, पहले क्या करेंगे, अपर जो लिमिट है वो पुट करेंगे पाई, फिर मैंने क्या कहा था, माइनस करते हैं लोअर वाला, तो कॉस 0, राइट, यही होगा ये। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब इसका आंसर बता दो क्या होगा। 1, हाँ, पहले सबसे पहले हमने करा कॉस पाई, कोई बताएगा कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1, -1 होती है, वेरी गुड। और कॉस 0 भी कितना होता है? 1. तो आंसर क्या आया हमारा, तो आंसर क्या आया हमारा? -2. अच्छा, इसमें एक गड़बड़ हो गई, इसमें गड़बड़ क्या हो गई, जो मैंने लास्ट में cos 0 पुट करा है उसके आगे माइनस भी तो लगाएंगे, सर यस माइनस आएगा वहाँ पे। है ना, माइनस ऐसे आएगा, है ना, ये ठीक है, क्योंकि जो हमारा सॉल्व करके इंटीग्रेशन आया वो क्या है, माइनस cos x आया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, क्या आंसर आया? 0 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ठीक है, क्लियर।
अब देखो Yes. अगर मैं sin x का ग्राफ दिखाऊं, तो sin x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, Yes. ऐसे चलता है, राइट? Yes, sir. एक मिनट, ये 0 हो Yes, गया, sir. ये हमारा पाई बाई टू पे होता है, राइट? ये वाला पॉइंट, और ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया हमारा 2 पाई। अच्छा, तो sin x का आपने इंटीग्रेशन बोला क्या होता है? माइनस cos x Minus होता है। cos x. तो पहले तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करके आ गया हमारा sin का माइनस cos x। फिर उसके बाद हमने क्या करा, अपर माइनस लोअर बाउंड कराया, तो वो देखा 0, cos की वैल्यू पाई पे कितनी होती है, ऐसे चलती है हमारी cos की वैल्यू, हमने सीखा था। sin पे 0, cos पे भी यहाँ पे, सॉरी, sin 0 और cos 1, फिर sin यहाँ पे 1, cos क्या होता है? 0, फिर sin यहाँ पे होता है -1, cos क्या होता है? 0, और यहाँ पर sin होता है -1, cos होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया, sin 0 और cos -1, यही होता है। एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया? sin 0 cos 1, फिर sin 1 cos 0, फिर होना चाहिए था sin 0 cos -1, सॉरी, और यहाँ पे होगा sin की वैल्यू -1, cos की वैल्यू 0। तो पाई पर cos की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? ये वाला भी गड़बड़ हो गया, एक बार दोबारा वैल्यू पुट कर लो। Minus माइनस साइन जो है उसको, माइनस साइन को ना, एक काम करो, माइनस साइन को बाहर ही निकाल दो, तो क्या बचेगा? cos पाई माइनस cos 0, ऐसे लिख लें? Yes, sir. ये ठीक है? हाँ, तो अब आंसर देखो क्या आएगा, माइनस। अच्छा बेटा, किसी का ना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है बहुत तेज, म्यूट करके रखो। सो माइनस साइन को बाहर ही निकालो, कंफ्यूजन हो रहा था, वो मैंने भी गड़बड़ कर दिया। cos पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1, और cos 0 होता है 1, तो कितना आंसर आया? -2। Two. क्या आ गया आंसर? 2 आ गया, तो 2 आंसर होगा हमारा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैंने बोला था कि जो एरिया फंक्शन समझाया था मैंने, कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है? एक एरिया फंक्शन देता है। जो एरिया फंक्शन होता है वो एल्जेब्रिक होगा, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा साइन भी मैटर करेगा। तो लेट्स से अभी मैंने देखा कि जब मैंने 0 से पाई लिया, तो एरिया फंक्शन कौन सा वाला आया? ऊपर वाला या नीचे वाला? ये फर्स्ट रीजन वाला है, राइट? Yes, sir. तो ये निकल गया, ये हमारा ये निकल गया, Yes, sir. ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के नीचे है तो क्या होगा? नेगेटिव, जैसे साइन कन्वेंशन हम लेते हैं। तो अब मान लो इसी को मैं अगर निकालता 0 से लेकर 2 पाई, अब निकालो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलो फिर दोबारा, 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, या डी? वो लॉन्च कर रहा हूं मैं, ABCD सारे ऑप्शन आपको बताने हैं, ठीक है, कौन सा इनमें से सही है। ओके, जल्दी से सभी को पोलिंग करनी है फटाफट। ABCD, sin x का भी इंटीग्रेशन करा था हमने, -cos x आया था, बस अब आपको अपर माइनस लोअर बाउंड करा के लिमिट लेकर बताना आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, और साइन का ध्यान रखना कैसे लोगे। फास्ट फास्ट जल्दी से। ओके, ज्यादातर बच्चों ने टाई हो गया, 16 बच्चों ने ऑप्शन ए और 16 ही बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है, बाकी कुछ बच्चों ने सी एंड डी दिया आंसर। ओके, 6 बच्चों ने दिया सी ऑप्शन एंड सिर्फ 2 बच्चों ने दिया डी ऑप्शन। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपने किया -cos x, माइनस को निकाल दो बाहर, 0 से लेकर 2 पाई। अब आपको पता है कि cos की वैल्यू 2 पाई पे क्या होती है, वो बताएगा? 0. Sir, 1.
cos की One. cos की वैल्यू 2 पाई बेटा cos 2 पाई जब हम 2 पाई बोलते हैं तो एक बात समझो 0 2 पाई एक ही बात है 0 पे लो या 2 पाई मतलब एक पूरा राउंड घूम के आओ या 0 पे लो वो एक ही बात है तो cos 0 पे 1 होता है 2 पाई पे भी 1 होता है तो क्या आएगा 1 minus cos 2 पाई माइनस cos 0 अब हमने पता है कि cos 2 पाई पे भी 1 होता है एंड cos 0 पे 1 होता है तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया और अब ग्राफ से देखो ऐसा क्यों हुआ 0 क्यों आया इस बार देखो जब हम sin x का ग्राफ बनाते हैं तो अभी मैंने बनाया था ऐसा बनता है कुछ है ना ये 2 पाई हो गया ये पाई हो गया ये 0 तो अब जब हम एरिया ले रहे हैं मैंने बोला था एरिया फंक्शन रिप्रेजेंट करता है तो जो हम 0 से पाई लेंगे अब 0 से 2 पाई में क्या हुआ ये पूरा आ गया मतलब फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी मतलब ऐसे हो गया एरिया फंक्शन 1 और एरिया फंक्शन 2 जब इनको ऐड करेंगे तो मैंने कहा था दोनों सिमेट्रिकल हैं ग्राफ साफ देखकर ही पता लग रहा है कि जो 1 वाले रीजन का एरिया होगा वही सेकंड वाले रीजन का एरिया होगा तो जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई sin x dx ये हमें एरिया फंक्शन 1 और एरिया फंक्शन 2 दे रहा है 0 से पाई और पाई से 2 पाई लेकिन हमें पता है कि दोनों अगर इक्वल हैं और एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है और बिलो एक्स एक्सिस है तो क्या होगा नेगेटिव होगा तो इसलिए दोनों जब सिमेट्रिकल है मतलब एरिया बिल्कुल सेम है ऊपर वाले का नीचे वाले का और पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा आंसर 0 ठीक है मतलब देखकर ही बता सकते हैं इसमें कुछ नहीं करना था ठीक है लेकिन जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें एरिया बाउंडेड रीजन निकालेंगे तो अगर आपको कोई कहता है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y equal to sin x x equal to 0 and x equals to या ऐसे बोल दिया जहां पर x जो है वो कहां से कहां तक लेना है x लेना है 0 से लेकर 2 पाई तक अगर इस तरह से बोल दिया कि एरिया बाउंडेड निकालो कहां से कहां तक 0 से लेकर 2 पाई तक फिर क्या करोगे आप फिर जो मैंने ऊपर बनाया है उसी में अब एरिया जो होता है वो तो हम नेगेटिव नहीं लेते ना मतलब जब एरिया बताते हैं एरिया फंक्शन जो है वो मैंने बोला था एरिया फंक्शन पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी लेकिन अगर प्रॉपर जो आप एरिया निकाल रहे हो जो आप एरिया निकालते हो जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर तो वो क्या होगा पॉजिटिव ही लेते हैं तो फिर उसमें क्या होगा आपने एक रीजन का निकाला उसका एरिया कितना आया 0 से पाई याद है कितना था 0 से पाई निकाला था हमने कितना आया था आंसर So 2. 2 आया था 2. ये 1 नहीं 0 नहीं 2 होगा तो 2 आंसर आया था तो पूरा एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा फिर अगर दोनों का कंबाइन कर रहे हैं तो मैंने कहा कि नेगेटिव कंसिडर नहीं करते हम नेगेटिव को फिर क्या बना देंगे पॉजिटिव बना देंगे मतलब जो सेकंड वाला रीजन है उसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो हम उसको मॉड में रख देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए तो आंसर क्या आएगा 4 2 ठीक है 4 आएगा 2 आएगा So 4. 4 आएगा ना देखो फर्स्ट रीजन का आप कैसे एरिया निकालोगे देखो देखो हम एरिया निकाल रहे हैं 0 से क्या ले रहे हैं 2 पाई ले रहे हैं ना तो इसको हमने ब्रेक कर दिया 0 से पाई कर देते हैं अभी सीखेंगे प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे कि कैसे इवैल्यूएट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पाई से लेकर 2 पाई मैं ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इसे एरिया निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा जो मैंने ऊपर वाले का एरिया निकाला कितना आया था 2 आया था इसका भी कितना आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है इसका भी 2 ही आएगा लेकिन वो माइनस का आएगा इसका अगर आप आंसर निकालोगे तो माइनस आएगा चेक करो देखो कैसे तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा मॉड में रखना पड़ेगा तो अगर मैं एरिया अलग से निकाल के दिखाऊं पाई से लेकर 2 पाई sin x एरिया फंक्शन तो देखो क्या आएगा इसका आंसर आएगा माइनस cos x कहां से कहां तक पाई से 2 पाई ओके जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा पहले होगा cos 2 पाई फिर होगा माइनस cos पाई अब cos 2 पाई पे वैल्यू बता दो क्या होती है 1 होती है और पाई पे क्या होती है पाई पे -1 तो क्या आ गया आंसर -1 + 1 2 -2 आया मैंने कहा था नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन जब हम एरिया लेते हैं तो उसको फिर क्या करेंगे मॉड में रख देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए मतलब हमें देखना पड़ेगा मतलब डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि 0 से 2 पाई एक बार में कर दिया डेफिनेट इंटीग्रल और वो हमें एरिया दे देगा तो उसमें जो एरिया होगा अगर ग्राफ नीचे जा रहा है एक्स एक्सिस के तो वो नेगेटिव वाला एरिया काउंट करेगा अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वाला लेकिन अगर हमें एरिया निकालना है पूरा कर्व के अंदर कितना बाउंड हो रहा है तो एरिया हमें पॉजिटिव में ही आंसर देना है तो पॉजिटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ग्राफ कब नीचे गया कब ऊपर आया तो अगर नीचे जा रहा है तो उस वाले नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दिया मॉड में रख दिया तो फिर हमारा -2 मॉड में रखेंगे तो क्या आएगा +2 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स ठीक है ठीक है तो ये अभी सीखेंगे अभी तो मैं नहीं करा रहा एरिया बाउंडेड कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो आज कुछ पहले प्रॉपर्टीज सीखते हैं सर लास्ट स्लाइड करना एक मिनट हाँ बेटा
ये मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपको ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन, जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एरिया बाउंडेड रीजन, तो उसमें जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि एरिया कितना बाउंड हो रहा है साइन एक्स का 0 से 2 पाई तक, तो उसमें हमें एरिया में जो नीचे वाला एरिया है नेगेटिव वाला, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड में रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलें। ओके, अब आता है डेफिनेट, देखो तो दो क्वेश्चन आ गए, एक तो हो गया कि एरिया बाउंडेड निकालो साइन एक्स का 0 से पाई 2 पाई तक, एक हो गया सिर्फ 0 से इंटीग्रल निकालो, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन एक्स। तो अगर ये आता है क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर एरिया बोल दिया तो एरिया में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 यूनिट्स आएगा। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. So, ओके, अब आता है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है हमें डेफिनेट इंटीग्रल। तो उसके तरीके, एक तो आता है वही सब्स्टिट्यूशन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं? तो पहला तो तरीका हो गया बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ एज्यूम कर लो, जैसे हम अभी तक इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते थे, कुछ मान लो और फिर उससे क्या होगा, आपका कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं क्वेश्चन, लेट्स से दिया हुआ है i इक्वल्स टू -1 से 1 और दिया हुआ है 5x4, रूट के अंदर दे दिया x की पावर 5 प्लस 1, ये सॉल्व करना है। तो हमें दिख रहा है कि इसका डायरेक्टली तो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो आपको फिर वही जो आप सब्स्टिट्यूशन रूल लगाते थे कि किसी को मान लो, तो किसको मानेंगे यहाँ पर, x की और 5 प्लस 1 को मान लेते हैं t है, तो क्या आएगा 5x की और 4 dx इक्वल टू dt। तो अच्छा, जब अब इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जो ये लिमिट दी हुई थी -1 और ये 1, ये किसकी वैल्यूज होती है, ये किसकी वैल्यूज होती है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है हमारा, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, जो dx लिखा है उसी से पता लगेगा। तो वेरिएबल यहाँ पर कौन है, x है। तो ये जो वैल्यूज दी हुई है -1 और ये 1, ये x की वैल्यूज हैं। लेकिन अगर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया और t इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर ये जो लिमिट्स दी हुई है -1 से 1, ये -1 से 1 रहनी चाहिए या चेंज होंगी, बताओ भाई, चेंज होगी या एज इट इज। भाई 5x4 dx को तो आप dt लिख दोगे, इसको और इसको तो आपने लिख दिया dt, रूट के अंदर लिख दिया t। अब डेफिनेट इंटीग्रल की जो लोअर और अपर लिमिट है वो क्या होगी, -1 से 1 ही रहेगी या चेंज होगी, सर चेंज होगी। चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने x की पावर 5 प्लस 1 को t माना है, तो ये जो लिमिट थी तो x की वैल्यूज थी, और अब आप सारा क्वेश्चन t वेरिएबल में चेंज कर रहे हो, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो फिर जब x की वैल्यू -1 थी तो t कितना होगा, अगर x की वैल्यू -1 है तो t कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। -1 की पावर 5 प्लस 1 करोगे तो -1 प्लस 1 0 हो गया, और अगर x की वैल्यू 1 है तो t कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी अब, 0 से लेकर 0 से 2 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 t रूट टी, याद है। यस सर। कांस्टेंट को निकालते करो बाहर और 0 से लेकर 2, तो आंसर आ गया 2/3 2 रूट 2 माइनस 0, तो आंसर आ गया 4 रूट 2/3। क्लियर है सभी को? yes, sir. यस सर। तो हमें लिमिट ध्यान रखनी है, जब भी आप लेट करोगे तो लिमिट को फिर चेंज करोगे आप। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आता है एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, लेट्स से दिया हुआ है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है बेटा? No, sir. No, sir. नो सर। लेट्स से एक क्वेश्चन आ गया, हाँ, तो लेट्स से एक क्वेश्चन दिया हुआ हमें, मान लो हमें इवैल्यूएट करना है। अब मैंने बोला कि जो dx लिखा होता है वहां पर, उससे पता लग रहा है कि वेरिएबल कौन है, x है, तो उसके हिसाब से हमने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो मान लो अब क्वेश्चन ऐसा गिवन है, लेट्स से i इक्वल्स टू 1 से लेकर 2 और x स्क्वायर और d, x की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से log e बेस x। अब करना है, तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका? तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो वैल्यूज है, ये बता दो किसकी वैल्यूज है, x की वैल्यूज है या किसकी वैल्यूज है? एक्स की वैल्यू नहीं, गड़बड़ हो गया। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर dx लिखा है तो ये जो वैल्यूज होंगी लोअर और अपर वाली, ये x की वैल्यूज होंगी। लेकिन अब d के साथ क्या लिखा हुआ है, Log E. log ex, तो ये log ex की वैल्यूज है भाई, ये log ex की वैल्यूज है लोअर और अपर वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसे लिखता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और फिर जब डेरिवेटिव लेता था दोनों तरफ डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी टी, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, 2x लिख देते थे और dx भी तो लिखते थे साथ में, है ना? क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका कैसे करेंगे, d हाँ। अगर ये लिखा है log e बेस x, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log e बेस x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, और साथ में क्या लिख देंगे, साथ में क्या लिख देंगे, dx। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आएगा अभी, तो फिर हमारा क्या आएगा, अच्छा अब मैंने ये बोला ये जो 1 और 2 है, ये जो 1 और 2 है ये तो x की वैल्यूज नहीं है, तो अगर मैं मुझे ये पता है कि वेरिएबल यहाँ पर जो है इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है हमारा, log ex, x नहीं है हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, वेरिएबल कौन है, log ex, ये हमारा वेरिएबल है। तो ये जो वैल्यूज गिवन है, ये जो वैल्यूज गिवन है log ex की ही वैल्यूज है, तो फिर मुझे तो x की फॉर्म में चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, अगर आपका log e बेस x 1 है तो फिर बता दो जल्दी से x कितना होगा, अगर log ex की वैल्यू 1 है तो x कितना होगा, 10. e की पावर 1 होगी ना, जब log हटाते हैं तो बेस की पावर में रेज कर देते हैं, ऐसे ही log e बेस अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, e की वैल्यू 2 होगी। क्लियर है? Yes, sir. तो अब मैं लिमिट चेंज करके लिख रहा हूं क्योंकि मुझे x की टर्म्स में लिखना है, तो मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं e और e स्क्वायर और x स्क्वायर एज इट इज, और जो d log ex है उसको हमने डेरिवेटिव करके लिखा तो क्या आया था, ये आया था, कितना आया 1 by x और साथ में dx, x से x आप काट सकते हो तो आपका आंसर आ गया x dx इंटीग्रेशन e से लेकर e स्क्वायर, तो ये तो कर दो, बहुत सिंपल है, क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 होगा e से लेकर e स्क्वायर, और अब क्या करते थे अपर माइनस लोअर, है ना, तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो क्या आएगा e स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस e स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो यानी आंसर आ गया e की 4 डिवाइड बाय 2 माइनस e स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज e स्क्वायर, अगर कॉमन ले लें तो e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2। समझ में आया बेटा सभी को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पूछो भैया अगर किसी को डाउट है तो। ये जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल बोला मैंने, ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो भी लिखा होगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी लिखा होगा ये वाली वैल्यूज जो लोअर और अपर बाउंड की वैल्यूज दी होती है ये उसी की वैल्यूज होती है, ठीक है। और d log ex को हम क्या करेंगे, जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं log x का होता है 1 by x, वो लिख देंगे और साथ में dx, ठीक है। बोलो भी, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? No, sir. आगे No, चलें, sir. ठीक है। तो यानी कि हमेशा ध्यान रखना ये जो अपर और लोअर लिमिट लिखा रहता है बाउंड, ये उस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, तो dx होता था तो x की होती थी, लेकिन अगर d के साथ कुछ और लिखा हुआ है, sin x लिखा है, cos x लिखा है, तो उसकी वैल्यूज दी है, फिर आपको x निकालना पड़ेगा अलग से, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आता है हमारा, तो एक तो मैंने, हाँ तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करने से पहले, अब हमने सीखा कि डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का एक तो तरीका है कि जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करो और एफ बी माइनस एफ ए कर दो, है ना, मतलब अगर आपने ए टू बी करना है एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, जो भी आता है, लेट्स से कैपिटल एफ एक्स आता है और फिर उसको लोअर अपर बाउंड है तो क्या करेंगे एफ बी माइनस एफ ए, ये हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में। अब इंटीग्रेट करने के कौन कौन से तरीके हैं, जो अभी तक हमने सारे पढ़े इंडेफिनिट में, वो सारे सब्स्टिट्यूशन कर लो, मैनिपुलेशन कर लो, कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, है ना, ये सारे के सारे टाइप पढ़े हमने, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो वो सारे तरीके अप्लाई होंगे। लेकिन अब आता है कि कुछ ऐसे होते हैं इंटीग्रेशन जिनको आप किसी भी तरह से, जो हमने अभी तक पढ़े इंडेफिनिट वाले, उनसे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो अगर उनसे अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करेंगे हम, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो अब वो प्रॉपर्टीज आती हैं, तो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सारे ध्यान से सुनेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो याद रखती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है P0 नाम दे दिया इसको, पहली प्रॉपर्टी को। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a टू b आप इंटीग्रेट कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, तो उसमें x की जगह पर वेरिएबल आप चेंज करके कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप यहाँ पर एफ वाई डी वाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रल जो लोअर और अपर है वो भी सेम रहेंगे। बहुत ही ऑब्वियस रीजन है कि अगर आप x के लिए y मान लोगे, लेट्स से मैंने मान लिया कि x के लिए y है, तो आपका लेफ्ट साइड पे dx इक्वल टू आएगा dy,
x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a होगी, x की वैल्यू b है तो y की वैल्यू भी b होगी। समझ में आ गया? तो ये हमारा चेंज होके क्या बन गया, a टू b ही रहेगा, x की जगह आपने y लिख दिया और dx की जगह dy रख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, समझना है? तो डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने से आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. सेकेंड प्रॉपर्टी P1 प्रॉपर्टी आती है, मतलब ये बहुत रेयरली यूज होगी। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो मैं हाईलाइट करूंगा, बताऊंगा जो सबसे ज्यादा यूज होंगी, तो ये बहुत रेयरली यूज होगी, मतलब बहुत ऑब्वियस है, क्वाइट ऑब्वियस, तो इसमें कुछ ज्यादा लगेगी नहीं। अब आता है A to B अगर कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल fx dx, उसमें अगर मैंने जो अपर और लोअर लिमिट है उनको अगर उल्टा कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये भी क्वाइट ऑब्वियस है, ऐसा क्यों हुआ बताने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि जब आंसर आता था कैपिटल fx आता था तो हम अपर माइनस लोअर करते थे, तो अगर आपने लिमिट जो है अपर और लोअर बाउंड जो है उनको अगर उल्टा कर दिया तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो Yes, ये sir. भी कोई लाइक बहुत रेयरली यूज होगी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कब यूज होगी ये भी बताऊंगा। तो जैसे मान लो लिखा हुआ है a to b fx dx, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a to c1 fx dx, c1 to c2 fx dx, ऐसे ही चलता रहेगा। तो लास्ट में जाकर लेट से एक और ले लेते हैं, अब c2 से लेकर लेट से लिख दिया मैंने b fx dx, जिसमें c1 c2 c3 ये कहां से कहां तक है, a से b के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी कब लगाओगे आप, मतलब इंटीग्रेशन को आपने ब्रेक कर दिया, डेफिनेट इंटीग्रल को इस तरह से ब्रेक कर दिया। ब्रेक कब करेंगे, मान लो हमारा जो फंक्शन है, अभी मैंने आपको ध्यान होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जब समझाया था उसमें मैंने कुछ बात बोली थी, तो इस बात पे हाईलाइट करना। क्या बोला था मैंने, f कैसा होना चाहिए, पढ़ो क्या लिखा था मैंने, कि f जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो अगर मान तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करके लेट से उसका आंसर कैपिटल fx आता है और फिर हम fb माइनस fa कर देते हैं, और जो इसका fx आएगा तो हमने a डैश x लिखा था कि एरिया फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एरिया फंक्शन होगा। तो कंडीशन ये है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, तो इंटीग्रेशन तभी कर पाओगे। तो लेट्स से अब हमने कोई फंक्शन लिया ऐसा जो डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल आपको पता है कि मॉड एक्स जो होता है, मॉड एक्स जो होता है उसका ग्राफ कैसा आता है भाई, ऐसा आता है। ठीक है, चलो ये तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन ही है, राइट। लेकिन क्या मॉड एक्स का मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूं, बताओ। मॉड एक्स का क्या हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं ना। No, sir. और मॉड हटा के करेंगे ना, क्योंकि एक्स का एन का रूल पड़ा है हमें। इसी तरह से लेट से आ गया x माइनस 2 आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है लेट से कहां से कहां तक, -1 से 3 तक। तो मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जब तक मॉड लगा हुआ है मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा, है ना। ऐसे ही मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, लेट से लिखा हुआ है x लिखा हुआ है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, ये तो कंटिन्यूअस भी नहीं होता है ना भाई। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपको पता होगा वो ब्रेक होके बनता था, याद है, स्टेयर केस बनते थे, सभी को याद आ रहे हैं। Yes, sir. तो इन फंक्शंस में जनरली क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, मतलब ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, मॉड हटा के लिखना पड़ेगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाकर जो वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो हमें करना है, एक फंक्शन ले लिया हमने -1 से लेकर 3 और मॉड क्या ले लिया, x-2 ले लिया, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं कि x-2 की डायरेक्शन कहां पे चेंज होती है, मतलब कहां से वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे चेंज होगा। तो लेट्स से हमें पता है कि जब मॉड x-2 लिखते थे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो एक बार वैल्यू 2 से लेस ले ली और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले ली। ये हम कर चुके हैं कि कैसे ब्रेक करते थे, मॉड हटाकर। तो डेफिनेशन को हम ब्रेक कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू जब 2 से छोटी है और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी या इक्वल है। तो जब 2 से छोटा होगा x की वैल्यू तो सिर्फ x-2 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड हटाना भी और पॉजिटिव भी रखना है, तो क्या लिख देंगे, माइनस टाइम्स x-2, ये लिखेंगे ना। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब मैंने अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी या इक्वल ली तो फिर पॉजिटिव ही आएगा, फिर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं, Yes, sir. बस x-2 ही लिख दो। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना, देख।
Yes, sir. तो ये जो लिखा हुआ है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, अब ब्रेक करेंगे। जो मैंने कहा था -1 और 3 के बीच में क्या 2 आता है? हाँ आता है। तो -1 से अगर मैं 2 लेता हूँ, -1 से 2, तो बताओ मॉड हटाकर क्या लिखूं, नेगेटिव वाला लिखूं या x-2 लिख दूं, पॉजिटिव वाला? क्या लिखेंगे? सर पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला क्यों आएगा भाई? एक मिनट, -1 से लेकर 2 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ x की, तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव वाला नहीं आएगा भाई, ये वाला 2 से लेस, ये आएगा ना भाई। x की वैल्यू अगर 2 से आप कम ले रहे हो तो आपका जो मॉड हटा के आप लिखोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि -1 से लेकर 2 के बीच में अगर x की कोई भी वैल्यू ली तो आंसर मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है x-2 वो नेगेटिव आएगा, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो बाहर नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो ये लिखोगे ना। और अगर आप फिर उसके बाद 2 से 3 के बीच में कुछ भी लेते हो तो फिर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। सभी को क्लियर है? तो इस और अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हो ना दोनों का, Yes, अब तो sir. इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि मॉड हट गया। क्लियर है? Yes. बोलो भाई यस सर। Yes. आया नहीं आया? Yes. सभी को आया समझ में यस सर। कैसे ब्रेक करा? okay. किसी को नहीं आ रहा है बेटा बताते चलो, ठीक है? ओके अब लेट्स से एक और ले लेते हैं। लेट्स से लिया हमने इंटीग्रेशन करना है, लेट्स से 0 से लेकर 2 तक, किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो इसको कैसे करेंगे ब्रेक? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पर डेफिनेशन ब्रेक होती है, मतलब जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होती है, वो वाले क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए। तो मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो इंटीजर वैल्यू पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। तो 0 और 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? सिर्फ एक ही आता है, 1 आता है, राइट? 1. तो मैंने कर दिया 0 से 1 में ब्रेक कर देता हूँ और 1 से लेकर 2 में ब्रेक कर देता हूँ। अच्छा तो ऐसे अगर ब्रेक करा, अब ध्यान से देख के बता रहा हूँ, अगर ऐसे ब्रेक करा हमने तो पहले वाले फंक्शन में जो पहला इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, इसका आंसर क्या होगा? मुझे पता है कि 0 से 1 के बीच में अगर मैं कुछ भी लेता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालूंगा तो क्या आएगा आंसर? 0 आएगा, राइट? इसका आंसर क्या होगा? 0 का इंटीग्रेशन 0 से 1, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि 0 ही आएगा इसका, प्लस अगले वाले का क्या आएगा बता दो? 1. 1 आएगा, चाहे कोई भी वाले ले लो। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, कहां से कहां तक? Yes. 1 से 2, तो आंसर हो गया 2 - 1 जो कि हो गया 1। क्लियर है? 1. Yes, Yes. तो ऐसा समझो। अच्छा ये तो इजी दे दिया। लेट्स से वैसा आ गया 0 से ले 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x² लिखा हुआ है। अब कैसे करेंगे? अब करना है तो सबसे पहले हमने करा कि x² लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में, तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसमें x² लिखा हुआ है। तो x², अब सोचो कहां कहां पे इंटीजर वैल्यूज लेगा। लेट्स से x² की वैल्यू भाई 0 हो सकती है इंटीजर, x² की वैल्यू 1 हो सकती है, x² की वैल्यू 2 हो सकती है, x² की वैल्यू 3 हो सकती है, x² की वैल्यू 4 हो सकती है। तो x² अगर 0 है तो 0 ही आएगा, स्क्वायर लोगे तो 1 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? -1 को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो 0 से 2 के बीच में आता ही नहीं है। 2 लोगे तो क्या आएगा? √2, √3 और 4 का रूट क्या आएगा? 2 आएगा। तो बताना, तो बताओ x की वैल्यूज जो है वो क्या क्या निकली 0 और 2 के बीच में? 1 निकली, √2 निकली और √3, राइट? ये 3 वैल्यूज निकली ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 से लेकर पहले लेंगे 1, फिर लेंगे 1 से लेकर √2, फिर लेंगे √2 से लेकर √3 और फिर लास्ट में लेंगे √3 से लेकर 2। अब बताते जाओ क्या क्या आएगा। पहले का क्या आएगा आंसर? 0 से 1 के बीच में लेंगे क्या आएगा? 0। नेक्स्ट का क्या होगा? 1 से √2 के बीच में, 1 से √2 के बीच में अगर लोगे कुछ भी वैल्यू और उसका स्क्वायर करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा? 1 देगा। Yes, sir. भाई 0 से 1 से लेकर √2 के बीच में 1 और √2 की वैल्यू लेट्स से 1.414 कुछ ऐसी होती है, तो मैंने ले लिया 1.2, इसका स्क्वायर करा तो क्या आएगा? 1 पॉइंट, गड़बड़ कर दी क्या मैंने? √2 क्या गड़बड़ कर दी? So स्क्वायर की तो 1.44. हाँ एक सेकेंड हमने लिया सबसे पहले, अगर मैं कोई भी वैल्यू 1 से √2 के बीच में लेता हूं तो क्या लिया मैंने? जैसे एग्जांपल मैंने लिया था, एग्जांपल 1.2 लिया था, 1.4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? लेट्स से 1.44 और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 ही आएगा ना। तो
इसलिए मैंने 1 लिखा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिर इसी तरह से √2 से Yes, √3 के बीच में √3 के बीच में कोई भी x की वैल्यू ले लो, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 3 से तो कम ही आएगा, राइट? 2. तो 2 आएगा इसमें आंसर, राइट? 2 dx। और फिर लास्ट में लास्ट का आंसर क्या आएगा? 3. 3। क्लियर है सभी को? क्यों आया 3? 3dx. ठीक है। और अब इनके इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे। x का हो जाएगा 1 से √2, फिर हो जाएगा 2x का √2 से लेकर √3, और 3x का हो जाएगा √3 से 2। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे अपर माइनस लोअर। Yes, sir. तो ये हो गया हमारी, Yes, ये मतलब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी जो लगाएंगे हम कब? जब मॉड फंक्शन आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, जहां पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है इस तरह से, तो वहां पे लगेगी। ठीक है? क्लियर है? या कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे यूज होगी। जब हम डायरेक्टली इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे और डेफिनेशन को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये जो C1 C2 है वो A और B के बीच में पॉइंट्स होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स जिन्हें बोलते हैं। तो अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी P3। P3 कहती है कि अगर A to B अगर fx dx दिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल और हमें सॉल्व करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A to B f a plus b minus x। मतलब अपर और लोअर जो बाउंड वैल्यूज हैं उनको प्लस करो और माइनस एक्स कर दो, तो भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तो ये भाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखनी। अब इसी का एक एक्सटेंशन है, मतलब इसी का ही एक स्पेशल केस हो गया कि a को हमने 0 रख दिया, और b की जगह a लिख दिया fx dx। तो यही वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं लगाऊंगा तो बताओ क्या लिखूंगा? 0 से a क्या लिखूंगा? ब्रैकेट में f क्या लिखूंगा? अगर a आपका 0 है, b आपका a है, तो जब प्लस करोगे तो क्या आएगा? सिर्फ a आएगा, a माइनस एक्स आएगा। क्या आएगा? a माइनस एक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो मतलब ज्यादातर 70-80% जो क्वेश्चंस होंगे उनमें यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है? ऊपर वाले का एक स्पेशल केस है, ये नीचे वाली जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है कुछ अलग नहीं है, मतलब ये दोनों सेम ही प्रॉपर्टीज हैं, बस एक स्पेशल केस है। ठीक है? फिर आता है P5 नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये कहती है कि अगर 0 से 2a fx dx लिखा हुआ है और 0 से a fx, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से a fx dx प्लस 0 से लेकर a f 2a minus x dx। इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इनके मैं प्रूफ नहीं करा रहा अभी, ठीक है? ये याद रखो बस। ये बहुत रेयरली यूज होगी, बहुत ही रेयरली यूज करेंगे इसे। P6 0 से लेकर 2a लिखा हुआ है fx dx। अब जो मैंने ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिखी है उसी का स्पेशल केस लिख रहा हूं, नीचे वाला ये जो प्रॉपर्टी है इसी का स्पेशल केस है। इसको लिख सकते हैं हम ट्वाइस 0 से a fx dx इफ कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन? ये कि अगर f 2a minus x fx के इक्वल आ जाता है तो डायरेक्टली ट्वाइस लिख सकते हैं ऐसे, ट्वाइस 0 से a fx dx। सोच के देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर f2a minus x fx के इक्वल आ जाता है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, तो पहले वाला जो लिखा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से a fx dx उसी का ट्वाइस लिख दो, क्योंकि अगर दोनों ही इक्वल है तो आंसर सेम आएगा, तो ट्वाइस करके लिख दिया। और दूसरा केस 0 आंसर आएगा इफ f2a minus x किसके इक्वल है? माइनस fx के इक्वल है। अगर आपका f2a minus x कर माइनस fx के इक्वल आ रहा है तो ऊपर जो हमने लिखे हैं आंसर ये वाला और ये वाला, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? दोनों आपस में एक दूसरे के नेगेटिव होंगे तो कट जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. सभी को आया भी समझ में? Yes, sir. Yes, sir. फिर तुम्हें वो एक फॉर्मूला वो मतलब याद आ रहा होगा, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, याद आता 0 से लेकर 2 पाई क्या था? sin x dx। याद आ रहा है किसी को? तो इसमें तो वही वाली प्रॉपर्टी लग सकती है ना, 0 से 2a fx dx। तो हमने चेक करा, सबसे पहले हमने चेक करा आपका जो 2a वो कितना है? 2 पाई है। तो आपने चेक करा कि fx कितना है? sin x। तो आपने चेक किया कि sin 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है? कोई बताएगा क्या आएगा? नेगेटिव एक्स, नेगेटिव sin x या पॉजिटिव? नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो अगर यानी कि f 2a माइनस एक्स करने पर माइनस fx आ गया, तो मैंने आंसर क्या बोला था? 0 आएगा, है ना? तो करने की जरूरत ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 0 होगा। ध्यान है किसी को 0 आ रहा था आंसर? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये रहा, यही था। 0 से 2 पाई जब सॉल्व किया साइन एक्स का तो आंसर 0 आया, तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर
प्रॉपर्टीज करा रहा हूं तो सिर्फ प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो रहा होगा इजीली, और बिना प्रॉपर्टी के भी करोगे तो कोई ना कोई रूल लगाकर सब्स्टिट्यूशन या कोई ना कोई रूल लगाकर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तो आपको प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, किसमें? डेफिनेट इंटीग्रल में। नेक्स्ट आता है, यहां तक आया बेटा सभी कुछ समझ में? P6, Yes, sir. इसके बाद आती है P7 आती है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। माइनस ए से ए लिखा हुआ है, मतलब दोनों अपर और लोअर लिमिट सेम है, बस नेगेटिव साइन का फर्क है। नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए जा रहा है, एफ एक्स डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, इफ कंडीशन क्या लगा दी, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। कोई बताएगा इवन फंक्शन क्या होता है? जब मैं बोलता हूँ इवन फंक्शन तो इसका मतलब क्या है? दैट इज एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। मतलब अगर एक्स की वैल्यू को आप रिप्लेस करते हो माइनस एक्स से, जो एक्स वैल्यू है उसको अगर आप माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, तो अगर एफ एक्स के ही इक्वल आ रहा है तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। तो कोई 2-3 एग्जांपल देगा मुझे? कोई बताएगा इवन फंक्शन का एक एग्जांपल? कोई भी? साइन एक्स कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड है? Even भैया ऑड फंक्शन होगा ना, क्योंकि यार साइन माइनस एक्स पुट करते हैं तो नेगेटिव साइन एक्स आता है। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है भाई। इवन तो फंक्शन फिर में cos सेम आता है, minus ऑड x में आ जाएगा। कॉस। हाँ, कॉस जो होगा वो आपका इवन फंक्शन होगा। एक्स स्क्वायर भी इवन होगा, एक्स की पावर 4 भी इवन होगी। तो एक्स की पावर अगर मैं ऑड लिखूंगा तो ऑड वाले फंक्शन आएंगे, एक्स की और इवन रखूंगा तो इवन फंक्शन आएंगे, तो क्योंकि secant नेगेटिव पुट भी करने even पर भी आएगा ना? पॉजिटिव आ जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कॉस और सेक जो है वो क्या है हमारे? इवन फंक्शन है, राइट। टेन हमारा नेगेटिव, टेन भी क्या है? ऑड फंक्शन है, साइन भी ऑड फंक्शन है हमारा, कॉसेक भी और कॉट भी, राइट। ठीक है, ये तो 11th क्लास में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता था, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता था। ठीक है, उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? मतलब ऐसे है कि आपने थीटा लिया कोई भी, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज, आपको याद होगा जब एंटी क्लॉकवाइज चलते थे तो पॉजिटिव मानते थे एंगल को, है ना, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। लेकिन अगर आप एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं नीचे, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। तो जब हम क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो फिर नेगेटिव एंगल कंसिडर करते थे उसे। तो कॉस अगर आप नेगेटिव थीटा लिखते हो तो पॉजिटिव क्यों आता है? उसका रीजन है क्योंकि जब आप क्लॉकवाइज चलोगे थीटा मतलब नीचे की तरफ, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हो? फोर्थ में। और आपको याद होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, इसलिए कॉस नेगेटिव पर भी हम क्या लेते थे? पॉजिटिव लेते थे। क्लियर है? क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर आपका माइनस ए टू ए है एफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर ट्वाइस लिखोगे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब माइनस ए की जगह 0 कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे। कब? जब आपका फंक्शन इवन है। और अगर आपका फंक्शन ऑड है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। क्लियर है? Yes, sir. बताओ भाई सभी को प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से में दिया हुआ है इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन की और 4x डिवाइड बाय साइन की और 4x प्लस कॉस की और 4x। तो मैंने बोला था सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये वाली है हमारी P4, सबसे ज्यादा बार लगाएंगे। तो 0 से a लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो हमने नोटिस करा कि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं। कई बार ऐसा होगा आप लगाओगे प्रॉपर्टी, हो सकता है वाली प्रॉपर्टी वर्क ही ना करे, तो आपको फिर कुछ और आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी। तो मतलब कोई श्योर शॉट नहीं है कि डायरेक्टली आप समझ जाओगे, बाकी प्रैक्टिस से समझ में आएगा। तो 0 से a हमने, हमारा a क्या है? पाई बाई 2 है यहाँ पर। तो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, अप्लाइंग 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या बन जाएगा ये? i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 एज इट इज। अच्छा, साइन की पावर 4 और पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा बताओ? x की जगह पे अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखोगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? बताओ भाई, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है? 4. ये तो भाई 10 cos x में चेंज हो जाएगा। नहीं तो 10th क्लास का फॉर्मूला भी तुम्हारा
कॉस और 4 भी रहेगी, पावर है ना, कॉस 4x, और नीचे क्या आएगा ऐसी, कॉस के 4x प्लस, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, So sign. साइन में, Fine. साइन में चेंज हो गया। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, मतलब सॉल्व तो अभी भी नहीं हुआ, इंटीग्रेशन अभी भी मैं डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, Yes. और न्यूमरेटर जो होगा एड अप होके डिनोमिनेटर के साथ पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, 2i, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। Sir, 1. हाँ, तो यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई कहाँ कैसे वर्क करती है, समझ में, मतलब हम डायरेक्टली जैसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन जब प्रॉपर्टी लगाई और जब दोनों पार्ट्स को देखा कि दोनों जो डेफिनेट इंटीग्रल है उन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कट के पूरा 1 हो जाएगा, तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और 1 का क्या आएगा, x आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2, तो आंसर आ गया π/2। पर ये जो π/2 आंसर आया किसका आया, 2i का आंसर है, तो i क्या हो गया, π/4। क्लियर है सभी को, Yes. Sir. सभी का बेटा प्रॉपर्टी कैसे लगाई मैंने, Yes, sir. Yes, sir. चलो एक ट्राई करो। क्वेश्चन है i इक्वल्स लेट से दिया हुआ है π/6 से π/3, और क्वेश्चन है dx ओवर 1 प्लस रूट एक्स, रूट 10x, dx में लिख चुका हूँ, ये सॉल्व करना है। तो जल्दी से ऑप्शन ए, बी, सी और डी, नन। ए ऑप्शन है लेट्स से π/6, बी ऑप्शन है π/12 और सी ऑप्शन है π/3। पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, सभी को जल्दी से ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा। ओके, पोल लॉन्च कर दिया मैंने। गैस नहीं करना, मतलब देखकर डायरेक्टली नहीं करना, पहले थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ, गैसिंग नहीं करनी कि कोई भी ऑप्शन बोल दिया इनमें से देखकर, थोड़ा सॉल्व करो और फिर बताओ, 1 मिनट लो आराम से। π/6 से π/3 इंटीग्रेशन और dx डिवाइड में 1 प्लस रूट 10x है। जल्दी से लास्ट मिनट। और कोई कंपल्शन भी नहीं कि आपको प्रॉपर्टी लगानी है, अगर बिना प्रॉपर्टी का आपको लग रहा है सॉल्व हो सकता है तो बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व कर दो, ऐसा कुछ नहीं कि कंपल्शन की आपको प्रॉपर्टी लगानी ही है। ओके, करें डिस्कस। अभी तक लेकिन 60% बच्चों ने आंसर दिया है, चलो डिस्कस करते हैं। एंड कर दिया मैंने पोल, तो ज्यादातर जो मेजोरिटी बच्चे हैं उन्होंने आंसर दिया है बी ऑप्शन, 14 बच्चों ने, 45% लगभग आधे बच्चों ने। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रूट 10x लिखा है, तो रूट 10x डायरेक्टली देखकर नहीं समझ में आ रहा, तो रूट 10x को हम साइन बाय कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा रूट कॉस एक्स, नीचे एलसीएम लेकर आएगा रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स, ये आएगा Yes. Sir. π/6 से लेकर π/3, यहाँ तक ठीक है। Yes. Sir. अब इसमें अगर मैं वो वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, क्या थी हमारी प्रॉपर्टी याद है, 0 से a वाली, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा π/6 से π/3, ऊपर आ जाएगा क्या हमारा न्यूमरेटर में रूट साइन एक्स, क्यों,
अच्छा, इस बार 0 से a वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी क्योंकि ये तो a से b है, क्योंकि इसमें 0 नहीं लिखा हुआ। तो a से b वाली में भी यही बताया था मैंने, a प्लस b माइनस एक्स करते हैं। तो जब आप पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 करोगे तो पाई बाय 3 होता है 60 और पाई बाय 6 होता है 30, तो ऐड करके पाई बाय 2 ही आएगा। तो ये हो गया एक तरह से पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखोगे आप, जहां पर भी एक्स है। तो न्यूमरेटर में जब कॉस की जगह रखोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, वो साइन एक्स में चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। फिर वही दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करोगे तो क्या आ गया, 2i इक्वल टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएंगे ऐड करने पर, तो 1 ही आ जाएगा दोबारा। 1 का इंटीग्रेशन हो गया कितना, x हो गया, यानी पाई बाय 6 से पाई बाय 3। तो आंसर आ गया पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 करोगे पाई बाय 6 ही आएगा। तो 2i हमारा अगर पाई बाय 6 है तो i कितना होगा, पाई बाय 12। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके ओके, किसी को डाउट बेटा इसमें? No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से हमें दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कैसे लगा रहे हैं हम 0 से a वाली? Yes, sir. ठीक है, ओके। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से 0 से लेकर पाई बाय 2, ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लेट्स से लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से a वाली, पहले बिना प्रॉपर्टी के सोचो, डायरेक्टली सोच पा रहे हो कुछ, क्या करें? अगर बिना प्रॉपर्टी के हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली कोई टाइप बन रहा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन वगैरह कुछ कर कर समझ में आ रहा है? बताओ। नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है sin x प्लस cos x और न्यूमरेटर में लिखा है sin स्क्वायर x। तो कोई डायरेक्टली मुझे आइडेंटिटी या कुछ लाइक वर्कआउट नहीं कर पा रहा मैं कि क्या करना है, तो प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या होता है। तो प्रॉपर्टी लगाई क्या हो जाएगा बताओ? प्रॉपर्टी लगा दी तो क्या आएगा, 0 से पाई बाय 2, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर में cos x, sin x की जगह क्या आएगा, cos x आएगा, प्लस cos x की जगह sin x आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इनको अगर मैं ऐड करता हूं, ये मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन थी और ये थी हमारी सेकंड, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 2, नीचे sin x प्लस cos x ही आएगा क्योंकि सेम ही है, और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा बताओ, न्यूमरेटर हो गया हमारा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया। तो क्वेश्चन जो पहले था अब वो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया, तो पहले साइन स्क्वायर लिखा हुआ था, अब साइन स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है 1। क्या अब इसका कर सकते हैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन? अब इसका भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसमें फिर क्या करें, दोबारा प्रॉपर्टी लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोबारा 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं तो नीचे डिनोमिनेटर वो एज इट इज रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा, तो यानी वही का वही क्वेश्चन आ जाएगा सेम। तो फिर कुछ लाइक यूटिलिटी नहीं है प्रॉपर्टी लगाने की, तो फिर क्या करें, अब इसको नॉर्मली करना पड़ेगा मैं इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से या कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाकर। किसी को याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है, मैंने एक टाइप बताई थी। हाँ दोबारा दोबारा, sin square x equal to 1 minus cos square x। पर उससे क्या फायदा होगा बेटा, अगर मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस में लेकर कॉस स्क्वायर करता हूँ तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, तो ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड था, अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करूं, किसी को याद आ रहा है, मैंने बताया था a sin x प्लस b cos x लिखा, तो क्या करते हैं याद है? किसी को याद आ रहा है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड, याद आ रहा है किसी को? यस सर। और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टाइप है, अभी याद रखो ये सब्स्टिट्यूशन का इस तरह से। तो sin x प्लस cos x का जो कोएफिशिएंट है a और b वो क्या क्या है, 1 और 1 है, तो इसका मतलब मैं दोनों मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ रूट 2 से, राइट? तो अगर मैं sin x को भी कर देता हूँ 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब, और cos x को भी कर देता हूँ रूट 2 से डिवाइड, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को रूट 2 से, तो क्या बन गया अभी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, किसी को याद आ रहा है? sin x और 1 बाय जो 1 बाय रूट 2 है वो कहां पर होती है, cos या sin की वैल्यू कहां पे होती है भाई? 45 पे होती है, राइट? तो अगर मैं जो पहला वाला 1 बाय रूट 2 उसको मैं मान लेता हूँ cos sin 45 पे होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 sin पाई बाय 4 sin x, फिर ऐसी cos
पाई बाय 4 cos x। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? ये भाई किसकी आइडेंटिटी बन गई हमारी? cos a माइनस b की नहीं बन गई? Yes, sir. तो सिंगल नहीं बन गया ये हमारा, मतलब जो पहले साइन प्लस कॉस था अब वो क्या बन गया? सिर्फ यहां लिख देता हूं स्पेस। तो ये हमारा क्या बन गया भाई? यहां लिख रहा हूं, स्पेस नहीं उधर। √2 क्या बन गया? cos a माइनस b की आइडेंटिटी बन गई, मतलब x माइनस पाई ऐसे लिख सकता हूं। ये ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब तो हमारा क्वेश्चन अब किस में चेंज हो गया? अच्छा ये इरेज कर दूं पूरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. ऊपर ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, सारे पेजेस फिल हो गए। यहां लिख देता हूं। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 2i इक्वल टू क्या आ गया? क्या था? 0 से लेकर पाई बाय 2, 1 ओवर था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो हमारा चेंज हो गया, अब ये बन गया 0 से पाई बाय 2, 1 बाय, हमने क्या करा? √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो √2 से मल्टीप्लाई करा और वो बन गया था cos x माइनस पाई बाय 4, ये आ गया था। अच्छा 1 ओवर cos क्या होता है? सेक होता है, राइट? Yes, sir. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से पाई बाय 2 सेक x माइनस पाई बाय 4। तो क्या सेक का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है डायरेक्टली? बताओ भाई, सेक का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला था? सेक का बताओ भाई क्या होता था? No. भूल गए? log sec x प्लस tan x, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये याद नहीं है, मतलब फॉर्मूले ज्यादातर बच्चों को, तभी जवाब नहीं आ रहे। और कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई बाय 2 हो जाएगा अब सॉल्व। Yes. अपर माइनस लोअर, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा इसमें? क्लियर सभी को? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया किसी ने, i इक्वल्स टू लेट्स से -1 से 1 और क्वेश्चन लिखा हुआ है x क्यूब प्लस x cos x। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? ओके, और साइन की पावर 5x dx, इसको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करेंगे? सेपरेटली लिखिए सभी को, क्या करें? x क्यूब का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। x cos x में क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। और साइन की और 5x का हमें कुछ लाइक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं होगा। साइन की और 5 को आप ब्रेक भी नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, या तो साइन क्यूब साइन स्क्वायर के साथ लिखना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। फिर थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व करा, डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिकॉल करिए आइडेंटिटी कौन सी? -a से a वाली, ऐसी लग रही है ना? ये आपका -a और ये a है, तो -a से a वाली प्रॉपर्टी किसी को याद आ रही है? क्या थी डेफिनेट इंटीग्रल की? इसके आंसर 2 लिखे थे मैंने, 2 टाइम्स लिखा था 0 से a fx dx, और 0 लिखा था कब? जब fx ऑड फंक्शन होगा और यहाँ पर fx जब इवन फंक्शन होगा। तो मैंने नोटिस करा ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है fx, x क्यूब प्लस x cos x प्लस साइन की और 5x, तो ये कौन सा फंक्शन? अगर मैं x की जगह -x से रिप्लेस करता हूं तो क्या आंसर आएगा? Minus. -x क्यूब आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? -x आएगा, और cos नेगेटिव पर भी पॉजिटिव होता है तो वो तो cos ही रहेगा, ठीक है। और साइन क्योंकि नेगेटिव होता है और पावर 5 है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो मैंने नोटिस करा कि सब में से क्या कॉमन आ गया? माइनस साइन कॉमन आ गया, तो नेगेटिव fx ही आ जाएगा, राइट? f माइनस एक्स है ना। तो जो आपका f माइनस एक्स है अगर माइनस fx की इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब fx कैसा फंक्शन है? देयरफॉर fx इज Odd ऑड function. फंक्शन है ना, और ऑड फंक्शन का फिर करने की जरूरत ही नहीं। क्या है इसका आंसर? 0। Zero. क्यों? क्योंकि -a से a में हमें पता है कि ऑड फंक्शन का जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज होती हैं वो क्या आती है? 0 आती है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यहाँ तक बेटा किसी को डाउट प्रॉपर्टीज में? समझ में आई सारी प्रॉपर्टीज? Yes, sir. Yes, sir.